नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर बात करने के लिए, जहां से आपके आने वाली परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है। हम लोग बात करने वाले हैं फिलहाल न्यूक्लियर ब्रीफ केस के बारे में। रीज़न क्या है, अभी हाल ही में जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, यह गए थे घूमने चाइना। जिस समय ये चाइना में घूम रहे थे तो उनके साथ इनका जो सिक्योरिटी स्टाफ था, इनके सिक्योरिटी स्टाफ में से एक के हाथ में देखा गया कि वह न्यूक्लियर ब्रीफ केस लेकर के घूम रहा था। यदि हम स्थिति समझे तो यह एक फोटो थी जो उसके बाद में वायरल हुई है। तो देखिए, यह जो ब्रीफकेस लेके साहब घूम रहे हैं ना, यही है न्यूक्लियर ब्रीफकेस और अपने आप में बेहद खास है। तो इससे संबंधित मामला चर्चाओं में आने के बाद हम लोग इस न्यूज़ को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इससे संबंधित बातें जो है हमें पता लगता है कि यह जो न्यूक्लियर ब्रीफ केस है, यह शीत युद्ध के दौरान चर्चाओं में आया था। शीत युद्ध की स्थिति आप सभी लोगों को पता है कि 1945 में एक बड़ा घटना हो चुकी थी न्यूक्लियर बॉम्ब से संबंधित। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया था, जिस वजह से आज भी वहाँ पे प्रभाव देखा जाता है। तो जब इस समय इन्होंने हमला किया और देखा जापान के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव हुए हैं, बट सिचुएशन संभालने के लिए तथा सिस्टम को और अधिक अच्छा करने के लिए इन्होंने न्यूक्लियर ब्रीफकेस को डेवलप किया। अब न्यूक्लियर ब्रीफकेस जो चर्चाओं में आया, उसको पहली बार देखा गया था राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के कार्यकाल में। इनका कार्यकाल 1990-91 था। तो इस दौरान देखा गया कि न्यूक्लियर ब्रीफकेस जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है। अब इसको क्यों बनाया गया होगा, और न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोग सुनते हैं, बट न्यूक्लियर ब्रीफकेस चर्चाओं में क्यों? तो देखिए, ये एक तरह से रिमोट सिस्टम प्रणाली है। रिमोट सिस्टम प्रणाली का अर्थ यह है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा ना कि पहले यह सिस्टम था। कितने लोगों ने टीवी देखा है और कितने लोगों के घर में था टीवी? शटर वाला था ना, ऐसे ऊंचे से मोस्ट ऑफ लकड़ी वाले टीवी हुआ करते थे। तो इनको यहीं जा करके यूज़ करना पड़ता था, यहीं बटन हुआ करता था। अब एंटीना चले ना चले कुछ भी हो, लेकिन कंट्रोल सारा इसका इन्हीं बटनों से होता था, कोई रिमोट नहीं हुआ करता था। तो क्या करना पड़ेगा, चाहे चैनल चेंज करना है, वॉल्यूम बढ़ानी है, घटानी है, एक व्यक्ति परिवार का यहाँ तक आएगा, इसको घुमाएगा फिराएगा, फिर वापस से वो चला जाएगा और उसके बाद ही वह टीवी देख पाएगा। लेकिन क्या हुआ, समय बदला। हमें लगा कि ऐसा कुछ हो कि हम बैठे बैठे रहें सोफे पे और उसके बाद ऐसे रिमोट से सब कुछ चेंज कर लें। तो उसके बाद फिर समय बदला और हम देखते हैं कि टीवी के साथ एक रिमोट आने लगा। फिर टीवी तक जाने की जो समस्या थी ना, वो खत्म हो गई और हम बैठे बैठे कहीं से भी चैनल चेंज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी एक इसी तरह का उपकरण है। पहले जो हमला था वह एक मेन सिस्टम के माध्यम से अंजाम दिया गया था उसको, जो जापान के ऊपर हुआ था, लेकिन उसको जोड़ते हुए एक नई प्रणाली डेवलप की गई, जिसको हम लोग आज सभी न्यूक्लियर ब्रीफकेस के रूप में जान रहे हैं। जो रशिया का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, उसको चेगेट के रूप में जाना जाता है। उसका नाम चेगेट है। चेगेट एक रशियन हिल है, उसके नाम से ही जोड़ा गया है इसको और चेगेट नाम दे दिया गया है। अब इसका प्रमुख उद्देश्य भी देखिए यही है कि परमाणु हमले का जो प्रतिक्रिया समय होता है, यानी कि रिएक्शन टाइम जो है, आप परमाणु हमले को कम समय में अंजाम दे पाए, इसीलिए ही इसको डेवलप किया गया है। एक तरह का यह रिमोट कमांड सिस्टम होता है। लेकिन यह रिमोट कमांड सिस्टम भी इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसका कोई नेगेटिव यूज ना हो पाए, और अगर यूज हो तो यूज इसका मिलजुल करके हो। जैसे कि अगर हम स्थिति समझते हैं तो यह एक तरह से सुरक्षित संचार सेटअप इसको माना जाता है। और रशिया की स्थिति हम समझते हैं तो रशिया में 3 बनाए गए हैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस। पहला न्यूक्लियर ब्रीफकेस रखते हैं राष्ट्रपति साहब अपने पास में, ठीक है। अगर कभी कुछ भी सिस्टम शुरू होता है तो वहां से अप्रूवल या उनकी स्वीकृति पहले जरूरी है, या वह खुद कमांड देते अपने ब्रीफकेस को ऑन करके, ठीक है। दूसरा ब्रीफकेस जो है इनके रक्षा मंत्री के पास है, वहीं तीसरा ब्रीफकेस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास में। अब सिस्टम क्या है, जरा एक बार सिस्टम समझते हैं कि काम कैसे होता है। तो देखिए, अगर कभी भी आप चाहते हैं कि आपको किसी देश पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना है, तो उस स्थिति में पहले आपको इन तीनों ही ब्रीफकेस से सिग्नल प्राप्त करना रहेगा। तो कोई भी एक व्यक्ति अपनी मर्जी से कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ सकता। अब इसको डेवलप क्यों किया गया, वो कारण क्या होंगे, तो हम स्थिति को समझते हैं। जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट अब चाइना गए, चाइना पे विश्वास मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है ना, हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। बट कभी विपरीत स्थितियां बन जाए। विपरीत स्थिति का मतलब है कि राष्ट्रपति साहब कहीं और, रक्षा मंत्री कहीं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहीं और। अब सब लोग अलग अलग जगह पर हैं। बट जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा कि प्रेसिडेंट साहब पुतिन के लिए एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया, या आप कहीं बाहर कोई गतिविधि कर रहे हैं पर रशिया के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप आपसी सहमति बनाने बैठेंगे तो आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। आप मिलजुल के बोलेंगे कि बम फोड़ें नहीं फोड़ें, क्या कहते हैं, रिप्लाई करना है न्यूक्लियर बॉम्ब से या नहीं करना। अब इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप सिर्फ ब्रीफकेस को ओपन करें, वहां से कमांड दे दें।
आप पहली जगह से कमांड देंगे, यह कमांड सीधा पहुंच जाएगी आपके हेड ऑफिस में। वहां से क्या होगा, दूसरे से पूछा जाएगा कि अब दूसरे की स्थिति क्या है। तो देखिए दूसरा इंसान उसको नोटिस करेगा, फिर वह खुद भी अपने ब्रीफकेस से कमांड देगा, वही स्थिति तीसरे ब्रीफकेस से होगी। जब तीनों ब्रीफकेस से कमांड हो जाएगी तो इनका जो मेन हेड ऑफिस है वहां तीनों जगह से कमांड पहुंचने के बाद फिर जो लोग वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑपरेट कर रहे होंगे वो लोग फाइनल कमांड दे करके उस बॉम्ब को रिलीज कर देंगे। जो टारगेट होगा वहां पर जाकर वह बॉम्ब फट जाएगा। तो यह पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से डेवलप किया गया, इसीलिए इसको सुरक्षित भी कह रहे हैं कि यह सुरक्षित है। रीजन यही है सुरक्षित होने का कि मिलजुल करके ही चलाएंगे, एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलेगा और अंत में जो काम होगा वो आपके हेड ऑफिस से ही होगा। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इस तरह से इसको डेवलप किया गया है एक रिमोट न्यूक्लियर सिस्टम के रूप में। क्लियर है बात सभी लोग की। तो देखिए अब तक अगर हम स्थिति देखते हैं तो एक बार ही न्यूक्लियर ब्रीफकेस का यूज हुआ है, यह भी सक्सेसफुल या कंप्लीट यूज नहीं था क्योंकि स्थिति हुई थी रशिया के साथ में ही। वर्ष 1995 की घटना है। 95 की घटना इस प्रकार थी कि नॉर्वे का जो उत्तरी क्षेत्र था, इसका उत्तरी तट है, तो इसके उत्तरी तट पे इन्होंने एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया। हम लोग जब कभी भी रॉकेट टेस्ट करते हैं तो अपने कोस्टल एरियाज में ही करते हैं। तो इन्होंने प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण नॉर्वे और अमेरिका का मिला जुला प्रक्षेपण था। हालांकि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स पहले ही रिलीज कर दी थी, सारी बातचीत इन्होंने कर ली थी, सबको पता था। बट ऐसा बताया जाता है कि रशिया को नहीं पता था। बट जैसे ही इन्होंने अपनी रॉकेट को टेस्ट किया तो रशिया को लगा कि किसी ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए रॉकेट छोड़ा है या इसको ट्रैक करना जरूरी है, जिस वजह से एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस को खोल दिया गया था। यह बात खुद भी रशिया ने एक्सेप्ट की थी कि हाँ जी हमने ऐसा किया था। बट उसके बाद में इसको अंतिम रूप से अंजाम नहीं दिया गया, यानी कि तीनों ब्रीफकेस से कमांड नहीं दी गई और मेन हेड ऑफिस तक इस वजह से कोई भी सिग्नल नहीं गया और अंतिम रूप नहीं दिया गया किसी भी हमले को। तो यह जो रॉकेट प्रक्षेपण था यह ब्लैक ब्रैट 12 नाम से जाना जाता है। यह एक तरह का वैमानिकी अनुसंधान रॉकेट था। इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था नॉर्दर्न लाइट्स की घटना को ट्रैक करना, उससे संबंधित बातों को जानना समझना। तो सिर्फ इतना उद्देश्य था, किसी पे हमला नहीं था। बट रशिया को कुछ गलतफहमी हुई थी जिस वजह से इन्होंने सारी की सारी गतिविधियों को अंजाम दे दिया था। अगर हम वर्तमान स्थिति समझें कि कितने देश ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के न्यूक्लियर ब्रीफकेस हैं, तो देखिए भारत ऐसी चीज़ों में विश्वास तो रखता ही नहीं है ना, कि हम किसी पे हमला करेंगे या कुछ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि परमाणु वॉर तो कभी हो ही ना, क्योंकि सबको पता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो दुनिया खत्म, ना इंसान बचेंगे, ना पानी बचेगा, ना पहाड़ बचेंगे, मृदा बचेगी, ना ही वन बचेंगे, सब कुछ खत्म। छोटे छोटे जीव जो होंगे ना वो सब भी रेडिएशन से मर जाएंगे, यह स्थिति होगी। लेकिन अभी हम स्थिति देखते हैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पे भी इन्होंने सेम सिस्टम डेवलप किया है। वह भी एक ब्रीफकेस अपने साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वह अपने देश में रहें या फिर कहीं विदेश जाएं, हर जगह उनके साथ एक ब्रीफकेस होगा। इनका ब्रीफकेस जॉन एफ कैनेडी के काल में डेवलप कर लिया गया था, तब से आज तक कार्य कर रहा है। इसको बाद में एक उपनाम दिया गया था, जो उपनाम फुटबॉल था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसको जो मुख्य नाम है वह इसका है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी सेथल, उपनाम फुटबॉल। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए तैयार किया गया, कभी भी जरूरत पड़े तो जवाबी कार्रवाई हम लोग कर दे, तो उससे संबंधित सभी जानकारियां इन्होंने अपने ब्रीफकेस में शामिल की हुई है। साथ ही साइट्स को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है, पूरी तरह से एक बुक इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा एक प्रमाणीकरण कोड इन्होंने अपने इस ब्रीफकेस में डाला है। यह जो प्रमाणीकरण कोड का कार्ड होता है, इसको बिस्किट के रूप में जाना जाता है। यह कोड मुख्य भूमिका निभाता है ताकि सभी जो ब्रीफकेस हैं वो मिलजुल कर एक ही कोड पे काम करें और जरूरत पड़ने पे उसका यूज किया जाए। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर इंसिडेंट दोबारा वर्ल्ड में देखा जाए। तो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर ब्रीफकेस हमारे लिए, और आने वाले समय में कहीं भी एग्जाम में हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर यह है, एक सरल सा क्वेश्चन है जिसका आप लोग को आंसर मुझे भी कमेंट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी सही आंसर देंगे इसका। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर कुछ नई बातें करेंगे। यहाँ सफिशिएंट आपके लिए जो बातें थी मैंने आप लोग को बता दी है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। वहीं अगर आप कभी मीन्स का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग को आंसर भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यह इस प्रश्न का आंसर है और बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।